यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। हाँ बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है? अभय ने सीरियस होकर पूछा। क्या तुम बघीरा को खत्म करने वाले हो और क्या तुम्हें नाइट फाइटर एजेंसी से निकाल दिया गया है? माँ को सोचते हुए बोला, जिसके जवाब में अभय एकदम चिल होकर बोला, हाँ सही सुना है तुमने, मैं बघीरा को मारूंगा और मैं अब नाइट फाइटर एजेंसी का हिस्सा नहीं हूँ। तुम सच कह रहे हो? माको ने हैरानी से पूछा। अभय हल्के से मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स, और हाँ माको, मैं जब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डॉन बघीरा को मारूंगा तो उसके बाद तुम उसकी जगह ले लेना। वैसे भी तुमने काफ़ी लोगों रिक्रूट कर लिया है। माको को तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। डोंट वरी, बघीरा मेरा सामना नहीं कर सकता, अभय कॉन्फिडेंस से बोला। अभय को पता था कि बघीरा के साथ कुछ सुपर लेवल फाइटर है और अब जब जोरा सुपर लेवल फाइटर बन गई है तो वो हर एक को हैंडल कर लेगी। उसने 5 पावर स्टोन्स अब्जॉर्ब कर लिए हैं और अब 2 उसके पास है। 7 पावर स्टोन से उसकी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो बाकी के सुपर लेवल फाइटर्स से आराम से लड़ पाएगा। अभय की बात सुनकर माँ को बोला, ठीक है, तो मैं सबको कल के लिए तैयार रहने के लिए कहता हूँ। ये कहकर माँ को उठकर जाने को ही था कि अभय ने अचानक पूछा, माँ को, तुमने कभी सिन सिटी से बाहर निकलने के बारे में सोचा है? इस सवाल से माँ को दंग रह गया। वो 20 सालों से सिन सिटी में था। शुरुआती दिनों में उसने यहाँ से बाहर निकलने के बारे सोचा था, लेकिन वक्त के साथ उसे रियलाइज हो गया कि सिन सिटी से निकलना नामुमकिन था। अभय, ऐसा कोई नहीं होगा जो क्राइम की काली दुनिया से निकलकर असली दुनिया में जाना ना चाहे, माको ने कहा। अभय मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है फिर, अच्छे फाइटर्स को रिक्रूट करो, वक्त आने पर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, तब हम मिलकर मित्तल का खात्मा करेंगे। मित्तल को मिटाने के ख्याल से ही माको में जोश भर गया था, क्योंकि विराट और अभय की तरह मित्तल उसका भी दुश्मन था। मित्तल के कारण उसके सारे टीम मेंबर्स मारे गए थे। उसने तुरंत हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आई बिलीव तुम्हारे साथ रहकर मेरा बदला जरूर पूरा होगा। ये कहकर वो पलटकर वहां से निकल गया। उस वक्त जोरा और मिहिका सेकंड फ्लोर से नीचे की तरफ आ रहे थे। उन्होंने भी अभय और माको की बातें सुन ली थी। माको के जाने के बाद जोरा बोली, बॉस, तुम सच में यहाँ के क्रिमिनल्स के साथ बाहर निकलने का सोच रहे हो? अभय ने जैसे ही हाँ में सर हिलाया, मिहिका परेशान होकर बोली, अभय तुम जानते हो ना, सिन सिटी में सारे क्रिमिनल्स हैं। अगर इन्हें सिटी से बाहर लेकर गए तो बाहर क्राइम करेंगे और नॉर्मल लोगों की जाने जाएगी। मैं इन्हें रेस्ट्रेन करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा, डॉक्टर मिहिका, अभय शांति से बोला, और वैसे भी हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि हमें कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो इसका मतलब होगा कि तुम नाइट फाइटर एजेंसी को चैलेंज कर रहे हो, मिहिका ने आगे समझाते हुए कहा। अभय, हमारी टीम ही काफ़ी है, तुम्हें इतने लोगों को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? अभय ने सर उठाकर मिहिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं उन्हें चैलेंज नहीं करूंगा। मैं इंटरनेशनल नाइट फाइटर एजेंसी से पूछूंगा कि उन्होंने मुझे एक्सपेल क्यों किया। क्या मित्तल फैमिली सच में हीरो कहलाने लायक है और मैं, अभय कपूर, हीरो नहीं? क्या मैंने लोगों की जान नहीं बचाई? ये कहते हुए अचानक ही अभय ने इतनी जोर से टेबल पर हाथ मारा कि टेबल के 2 टुकड़े हो गए। अभय को गुस्से में देखकर मिहिका और जोरा एक पल के शॉक्ड थे, लेकिन फिर जोरा गहरी सांस लेकर बोली, आई थिंक तुम सही हो वरुण, का बदला लेने के लिए हमें इन लोगों को साथ ले जाना होगा, और वैसे भी इन लोगों रिस्ट्रेन करके हम इनसे अच्छा काम करवा सकते हैं। मिहिका ने जोरा और अभय को देखा और बोली, आई होप तुम इन क्रिमिनल्स को अच्छी तरह कंट्रोल कर पाओ। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, लेट्स गो, फाइटिंग क्लब जाने का टाइम हो गया है। ये कहते हुए अभय ऊपर गया
और अपने हाथ में एक तलवार और एक बड़ी सी चाकू लेकर वापस आया। फाइट क्लब में गन्स ले जाना अलाउड नहीं था, वरना फाइटिंग का क्या मजा आता। जोरा को भी साथ में जाना था, लेकिन उनके पास केवल 5 टिकट्स थी, इसलिए जोरा ने अंकित की टिकट्स छीनते हुए कहा, तुम यही रहो, आज का कंपटीशन मैं देखूंगी, और अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मेरा मूड खराब हो जाएगा और तुम्हारी जम के पिटाई करने के बाद ही मूड सही होगा। अंकित ने तुरंत हाँ में सर हिलाया, सबको हाथ हिलाकर बाय कहते हुए तुरंत सेकंड फ्लोर की तरफ भागा। आज तो बाल बाल बचा। ये बॉस भी न, जब मैंने टीम ज्वाइन किया था तब बता देते कि जोरा से दूर रहना है तो मैं क्यों उसे छेड़ता। उसे एक बार छेड़ने की सजा ये मिली कि वो बात बात पर चैलेंज करके मेरी पिटाई करने लगी। पता नहीं इतनी दुबली होने के बावजूद इसमें इतनी ताकत कहाँ से आती है। पूरी टीम में अंकित अभय से ज्यादा जोरा से डरता था। हालांकि जोरा की ट्रेनिंग की वजह से ही अंकित नाइट फाइटर 15 बन पाया था। नीचे बाकी लोग नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के फाइटिंग क्लब की तरफ बढ़े। ठीक उसी वक्त माको के घर में बहुत से लोग जमा थे और माको बीच में खड़ा होकर बहुत ही जोश में स्पीच दे रहा था। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी और दूसरे में गुण। मैं तुम्हारा लीडर माको ये ऐलान करता हूँ कि कल हमारा फाइटिंग पैराडाइज ग्रुप नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डॉन बघेरा को चैलेंज करने जाएगा। माको की बात खत्म होते ही लोगों के बीच खुसफुसाहट होने लगी। तभी कोई एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाया, माको भाई, अगर हम ये बैटल जीत गए तो सिन सिटी में हमारा गैंग सबसे कूलेस्ट गैंग होगा। सबके सामने खड़े टॉप लेवल फाइटर्स इस बैटल को लेकर काफी एक्साइटेड थे। वही कुछ लोग सर झुकाकर सोच विचार कर रहे थे कि इस बैटल में हिस्सा ले या नहीं। सामने खड़े एक्साइटेड क्राउड को देखकर माको हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी लोग उसके फैसले का साथ देंगे, क्योंकि बघेरा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का डॉन था और सिन सिटी के लोगों में उसके नाम का बहुत खौफ था। माको ने तुरंत शराब का एक घूंट पिया और मन ही मन बोला, अब पीछे हटा नहीं जा सकता, वैसे भी मैंने अभय से वादा किया है। माको ने सामने खड़ी भीड़ को देखा और फिर ऊंची आवाज में बोला, मैं जानता हूं कि यहाँ कुछ लोग डरे हुए होंगे, इसलिए जो भी गैंग से बाहर होना चाहता है वो इस वक्त यहाँ से बाहर जा सकता है। लेकिन तभी छोटा रेड्डी ने अपनी गुण ऊपर उठाकर चिल्लाते हुए कहा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी उसके साथ खड़े टॉप लेवल फाइटर्स भी अपने अपने हथियार उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, हम भी तैयार हैं, हम भी लड़ेंगे। ये सुनकर माको का खून भी जोश से उबाल मारने लगा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं आज सबसे वादा करता हूँ कि अगर मौत आए भी तो सबसे पहले मैं मौत को गले लगाऊंगा, और अगर हम ये जंग जीत गए तो पूरे सिन सिटी में कोई आंख उठाकर हमें देखने की हिम्मत नहीं करेगा। नीचे खड़े लोग जोर जोर से माको का नाम लेकर चीयर करने लगे। कमलेश के हेडक्वार्टर में हुए इंसिडेंट के बाद से ही लोग माको को किलिंग मशीन नाम से बुलाने लगे थे। कोई नहीं जानता था कि कमलेश के हेडक्वार्टर में सबको खत्म करने वाला अभय था। क्योंकि माको अपने साथी को बचाने के लिए पूरी गैंग लेकर लड़ने पहुंच गया था, इसलिए लोगों के बीच उसकी अच्छी रेप्यूटेशन थी। कुछ ही देर में ये न्यूज़ लोगों के बीच फैलने लगी। इधर अभय और उसकी टीम फाइटिंग क्लब पहुंच चुके थे। मिहिका और बाकी लोगों से विदा लेकर अभय अंदर लाउंज में पहुंचा। वहां पहले से काफी लोग मौजूद थे। अभय को देखते ही एक्शन एंजल तुरंत उसके पास आई और बोली, अंकल, तुम फाइनली आ गए, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अंकल शब्द सुनकर अभय को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि आज तो उसने बूढ़े आदमी का अपीयरेंस भी नहीं रखा था। अभय ने फिर कुछ सोचते हुए धीरे से पूछा, तुम कल बघेरा के खिलाफ वॉर में साथ चलना चाहोगी? एक्शन एंजल एक पल के लिए चौंक गई और फिर बोली, तुम बघेरा पर अटैक करने जा रहे हो? अभय हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ, तुम कहो, डू यू वॉन्ट टू जॉइन? एक्शन एंजल ने गहरी सांस ली और बोली, ओके। इधर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में रूबीना के मैनर के टॉप फ्लोर पर रूबीना एक कमरे में सोफे पर बैठी थी। उसकी गोद में ब्लैक कैट थी और रूबीना उस पर हाथ फेर रही थी। तभी कनिष्का अचानक से अंदर आई। उसकी आहट सुनकर रूबीना ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और नाराजगी से बोली, तुम्हें कहा था ना मुझे आज कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए?
कनिष्का ने सर झुका कर कहा, मैडम, न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए आना पड़ा। आई एम सॉरी। रूबीना ने घूरते हुए पूछा, ऐसी क्या खबर है जो तुमने मेरा ऑर्डर इग्नोर कर दिया? अगर खबर इम्पोर्टेंट नहीं हुई तो जानती हो क्या अंजाम होगा? कनिष्का तुरंत बोली, वो फाइटर्स पैराडाइज ग्रुप है ना? रूबीना चौंकते हुए बोली, क्या फाइटर्स पैराडाइज? अभय की गैंग? कनिष्का हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ वही। लास्ट नाइट अभय सर ने कमलेश के लोगों को मार डाला था और लोगों को लगा कि फाइटिंग पैराडाइज के लीडर माको ने ये सब किया, इसलिए आज बहुत से लोगों ने उसका गैंग ज्वाइन कर लिया। कनिष्का आगे बोली, और आज माको ने अनाउंस कर दिया है कि फाइटिंग पैराडाइज बघईरा से लड़ने जाने वाले हैं। रूबीना ये सुनकर हड़बड़ा गई और उसकी गोद में बैठी कैट उछलकर नीचे कूद गई। वॉट? बाघीरा के खिलाफ जंग? कनिष्का हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, आई थिंक ये अभय सर का ही प्लान होगा, माको इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेगा। रूबीना के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो बोली, इंटरेस्टिंग। 5 साल पहले की तरह इस बार भी सिन सिटी अभय का तांडव देखेगी। मैडम, आज अभय सर का फाइटिंग क्लब में आखिरी कंपटीशन है, आप वहां नहीं जाएंगी? कनिष्का ने पूछा। रूबीना मुस्कुराते हुए बोली, आज का मैच देखने में क्या मजा, अभय के सामने वहां सब पानी कम चाय है, वी ऑल नो कि अभय ही जीतेगा। रूबीना आगे बोली, लेकिन मुझे बख्तावर से मिलना होगा, आखिर उसका नजरिया जानना जरूरी है कि वो कल होने वाली जंग को लेकर क्या करेगा। कनिष्का, गाड़ी निकालो, हम अभी फाइटिंग क्लब जाएंगे। उसी वक्त फाइटिंग क्लब के विप रूम में बख्तावर एक हाथ में चांदी की ग्लास में खुशबूदार शराब पी रहा था। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। हेलो, बख्तावर कॉल रिसीव करके बोला। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का माको नाम का आदमी कल बगीरा को चैलेंज करने जा रहा है। ये सुनकर बख्तावर की भौहें तंग गई। उसे पता था कि माको अभय के साथ था। तभी दूसरी तरफ से फिर आवाज आई और अभय नाइट फाइटर नंबर 2 जोरा को अपने साथ ले गया। गॉट इट, ये कहकर बख्तावर ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। फिर शराब का घूंट पीते हुए बोला, बघईरा के खिलाफ जंग, ये लड़का करना क्या चाहता है? वो आगे हल्की सी स्माइल लिए बोला, कल तुम जरूर हारोगा अभय, तूने हमको चैलेंज किया था ना, अब देखता है कि कैसे जीतोगे। बख्तवार के प्राइवेट रूम के बगल में एक और प्राइवेट रूम था जहां 4 लोग बैठे थे। वहां हर्मट भी मौजूद था और उस वक्त हर्मट को छोड़कर सबके चेहरे उतरे हुए थे। वो लोग अभय को पकड़ना चाहते थे, लेकिन कल अभय ने खुद को एक्सपोज कर दिया और तब उन्हें अभय से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। हर्षित लाला बाकी लोगों की तरफ देखकर बोला, क्यों न हम कुछ टाइम के लिए छुप जाए? अशनीर मौक करते हुए बोला, छुप जाए? किससे? हम तो उसे मारने आए थे ना, वो खुद अब सामने आ गया है तो तुम्हें किस बात का डर है? डोंट बी अ कावर्ड। अशनीर ने फिर हर्मट की तरफ देखा और कहा, तुम कल कोई एक्शन लोगे या नहीं? तुम जानते हो ना, अगर तुमने अभय को नहीं मारा तो क्या होगा? हर्मट बोला, और तुम क्या अपना प्रॉमिस पूरा करोगे? तुम मित्तल फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो ना? अशनीर बोला, हाँ, अगर तुम एक्शन लोगे तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। ठीक है, फिर कल अभय की लाइफ का सर्कल एंड हो जाएगा। वहीं जोगेश के घर के सामने बाबा बिंदास बैठा हुआ था। वो आज फाइटिंग क्लब नहीं गया था क्योंकि उसे भी पता था कि आज का गेम अभय एक तरफा जीतने वाला था। उसने लोगों को माको के बारे में बात करते सुना और उसे पता चला कि उसकी गैंग कल बगीरा के खिलाफ जंग करने जा रही है। अपने सामने एक्साइटेड क्राउड को देखकर उसने अपने दाढ़ी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, सिन सिटी की तस्वीर बदलने वाली है। उसके पास बैठी सावित्री जो स्टॉल लगा रही थी, उसने बाबा बिंदास को कंफ्यूजन से देखा और पूछा, मैं कुछ समझी नहीं बाबा। जल्द समझ जाओगी, बाबा बिंदास ने सावित्री को देखकर कहा। सावित्री, तुम सिन सिटी से बाहर जाना चाहती हो? सावित्री ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बाबा, आप तो जानते हैं बाहर की दुनिया देखने का सपना है मेरा। लेकिन सावित्री उदासी भरी आवाज में बोली,
लेकिन आप भी जानते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए बख्तावर को हराना जरूरी है। मैं उसे नहीं हरा सकता, लेकिन अभय उसे हरा सकता है। बाबा बिंदास सावित्री के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाए तो वो जरूर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। सावित्री ब्लश करते हुए बोलो, वो कहाँ मुझसे शादी करेगा बाबा, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं हूँ और उसके पास तो वो डॉक्टर है ना, वो तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो मैं अपनी परखी नज़र से बता सकता हूँ कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। तुम्हारे पास मौका है, वैसे भी वो एक लड़का है, उसे फिसलने में वक्त नहीं लगेगा, तुम कोशिश तो करो। बाबा बिंदास आगे उदास होने का नाटक करते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो तुम्हारा बाबा इसी शहर में मर जाए? मुझे बाहर की खुली हवा में सांस लेना है सावित्री। मैं तुम्हें भी इस नर्क से बाहर देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया तो शहर के लोग तुम्हें नोच खाएंगे। सावित्री तुरंत बाबा बिंदास का हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा देती हुई बोली, ऐसा मत कहिए बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगी अभय के दिल में जगह बनाने की। अब तक माको की अनाउंसमेंट की न्यूज़ शहर के कोने कोने तक पहुंच गई थी। उसी वक्त साउथ डिस्ट्रिक्ट की सेंटर बिल्डिंग के सामने हंटर हथौड़ा उर्फ हबीब घुटने टेक कर बैठा था। सर, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे मेरे बेटे की मौत का बदला लेना है। उसे अभय ने बड़ी बेदर्दी से मार डाला। वो नाइट फाइटर ज़ीरो था, उसे तो मासूम लोगों की जान बचाना चाहिए न, लेकिन फिर भी उसने मेरे इनोसेंट बेटे को मार डाला। आपको मेरी हेल्प करना ही पड़ेगा प्लीज़ सर। हंटर हथौड़ा गिड़गिड़ाते हुए आगे बोला, मैं उससे नहीं जीत सकता, लेकिन आप तो उसे आसानी से हरा सकते हो। प्लीज़ मेरे बेटे की मौत का बदला लेने में मेरी हेल्प कीजिए। कमरे के अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, जाओ यहाँ से, 3 दिन से घुटने टेक कर बैठे हो। जब तक आप बाहर नहीं आओगे मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, गिड़गिड़ाता रहूंगा। हंटर हथौड़ा धीरे से बोला। अंदर कमरे से बूढ़े आदमी की आवाज आई, गेट आउट राइट नाउ। तब हंटर हथौड़ा फ्रस्ट्रेशन में बोला, कहीं आप भी अभय से डरते तो नहीं? इस सवाल के जवाब में अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शाम के 5 बज चुके थे। फाइटिंग क्लब का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। तभी अरेना के एंट्रेंस का दरवाजा खुला और 4 लोग अरेना के अंदर आए। तभी कमेंटेटर की आवाज गूंजी, लेट्स स्टार्ट द लास्ट बैटल। इस बार भी अभय साइड में खड़ा था और कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बाकी 3 लोग आपस में ही लड़ रहे थे। वहीं बाहर जमा भीड़ अभय का एक्शन देखना चाहती थी, लेकिन उन्हें डिसअपॉइंट होना पड़ा, क्योंकि तीनों प्लेयर्स ने ही अभय के सामने बिना लड़े ही हार मान ली थी। कमेंटेटर ने अभय के जीतने की खबर अनाउंस की और बघेरा को अवार्ड्स देने के लिए अरेना में इनवाइट किया। तब एंट्रेंस का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और बघेरा 2 हॉट लड़कियों के साथ अरेना स्टेज पर अभय की तरफ बढ़ा। हालांकि बघेरा के एक्सप्रेशन से समझ आ रहा था कि उसे मजबूरी में अवार्ड देना पड़ रहा है। उसने दोनों लड़कियों के हाथ से बॉक्स लिए और अभय की तरफ बढ़ाकर बेमन से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभय ने बॉक्स खोलकर देखा तो एक में बैंक कार्ड था और दूसरे में 5 पावर स्टोन्स। अभय बघेरा की तरफ देखकर टीज करते हुए बोला, ये रिवॉर्ड्स देते हुए तो तुम्हारा दिल जल रहा होगा ना, डॉक्टर बुलाने की जरूरत तो नहीं है? बघेरा ने घूरते हुए अभय को देखा और धीरे से कहा, ज्यादा हवा में मत उड़ो, एक बैटल जीतने का मतलब ये नहीं कि कल तुम मुझसे भी जीत जाओगे, कल तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा मैं। बघेरा को इसलिए इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसके साथ 3 सुपर लेवल फाइटर्स थे। रियली? अभय शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला, तो फिर क्यों न मैं सांप के फन फैलने से पहले ही उसे कुचल दूं, इससे पहले कि कल वो मुझे डसें। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार उठा ली और ये देखकर बघेरा घबराकर पीछे की तरफ हटने लगा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभय बख्तावर के होते हुए उस पर हमला करेगा। तुम्हें याद है ना, यहाँ कोई भी प्राइवेट मैटर्स के लिए फाइट नहीं होगी, सबको फाइटर क्लब के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बघेरा घबराते हुए बोला। वो अभी अकेला था और अभय का सामना नहीं कर सकता था। वहीं अभय की हरकत देखकर बख्तावर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ
और प्राइवेट रूम की बालकनी से अपना बड़ा सा चाकू अभय की तलवार की तरफ फेंका। वो चाकू अभय की तलवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। ये सीन देखकर ऑडियंस चीयर करने लगी। बख्तावर ऊंची आवाज में बोला, अभय यहाँ के कुछ रूल्स है और वो तुम्हें फॉलो करना होगा, और अगर तुमको लड़ना है तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। अभय ने हंसते हुए बख्तावर की तरफ कहा, मैं तो बस ये देख रहा था कि कल के चैलेंज के लिए बघीरा तैयार है भी या नहीं। क्या बख्तावर, तुमने पूरा मजा किरकिरा कर दिया। अब बेचारी ऑडियंस ने टिकट के पैसे दिए थे तो उन्हें एंटरटेन करना भी जरूरी है ना। उसने फिर बघीरा की आंखों में आंखें डालकर गंभीरता से कहा, ये तो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर तो तुझे कल देखने मिलेगी। वैसे आज रात सोना मत, वरना सपने में भी तेरी मौत यानी मैं नजर आऊंगा। बघीरा मौक करते हुए बोला, ये तो वक्त ही बताएगा किसकी मौत किसके हाथों लिखी है। अभय ने पावर स्टोन्स और कार्ड अपनी जेब में रखा और वो बॉक्स फेंकते हुए बोला, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम वेनम के साथ क्यों काम कर रहे हो? ये सवाल सुनकर बघीरा शॉक्ड था कि अभय को कैसे पता चला। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अपनी अपनी चॉइस की बात है। कुछ लोग वेनम का सामना करने के लिए तैयार है तो कुछ लोग उनके लिए काम करने को, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई चॉइस नहीं रखना चाहते, जैसे बख्तावर। अभय ने सीरियस होकर कहा, जब तुमने वेनम के साथ काम करने का इरादा पक्का कर ही लिया है तो फिर हमें दुश्मन बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल अपनी गर्दन संभालना। बघीरा ने घूरते हुए अभय को देखा और बिना जवाब दिए पलट कर चला गया। अभय भी एक्शन एंजल को कल मिलने का कहकर वहां से निकल गया। उसी वक्त बख्तावर के कमरे का दरवाजा खुला और रुबीना तेज कदमों से अंदर आई। उसे देखकर बख्तावर बोला, बैटल कब की खत्म हो चुकी, तुम लेट हो। रुबीना बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, मैं मैच देखने नहीं आई, बल्कि तुमसे इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। तुम्हें न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि फाइटिंग पैराडाइस ने बघीरा को चैलेंज किया है। बख्तावर अपनी सीट पर आकर बैठते हुए बोला, ये न्यूज़ तो सबको पता है। तो फिर तुम किसकी हेल्प करोगे? रुबीना ने पूछा। हेल्प? बख्तावर सीरियस होकर बोला, माधवन की वजह से हम अभय के खिलाफ नहीं जा सकता, और बघीरा सिन सिटी की पावरफुल पर्सनालिटी है, उसे सिन सिटी के रूल्स पता है। जो ताकतवर है वही यहाँ राजा बनने के काबिल है। अब देखते हैं कल का राजा कौन होगा। रुबीना ने बख्तावर की तरफ देखकर कहा, तो इसका मतलब तुम दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करोगे, राइट? हाँ, बख्तावर बोला, यही बेस्ट है, क्योंकि अगर तुम दखल दोगे तो मैं भी अभय की साइड से लड़ूंगी। रुबीना बोली, तो तुमने डिसाइड कर लिया, तुम अभय की टीम ज्वाइन करोगी? बख्तावर आगे तीखी स्माइल करते हुए बोला, वैसे तुमको बता दूं कि नाइट फाइटर एजेंसी ने उसे निकाल दिया है, उसके खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर भी है, तो तुमको एक बार और सोच लेना चाहिए। ये सुनते ही रुबीना के होश उड़ गए। वो हैरानी से बोली, इम्पॉसिबल, वो तो नाइट फाइटर एजेंसी का हीरो है। उसकी और मित्तल के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। मित्तल की वजह से अभय को एजेंसी से निकाल दिया गया है। मित्तल ने वेनम के साथ हाथ मिला लिया है। हर्षित लाला और अशनीर भी उससे मिले हुए हैं। बख्तावर आगे बोला, अभय के लिए बहुत बुरा समय चल रहा है। अगर तुम्हें कोई बहाना देना ही है तो कोई बेटर रीजन दो ना। मित्तल फैमिली इतनी रिस्पेक्टेड फैमिली है, वो वेनम जैसे क्रिमिनल गैंग के साथ कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं? रुबीना को बख्तावर की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। बख्तावर ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम अभय से पूछ लेना। ये सुनकर रुबीना अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और हाथ हिलाकर बाय करते हुए वहां से निकल गई। उसके दिमाग में बख्तावर की बातें चल रही थी। अगर बख्तावर ने जो कहा वो सच है और अभय के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर रिलीज हुआ है तो सिन सिटी से बाहर निकलते ही अभय को बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। रुबीना ने मन ही मन कहा, लेकिन मुझे अभय के साथ बाहर जाना ही है, मैं सिन सिटी की कैद में नहीं रहना चाहती। वहीं दूसरी तरफ अभय मेहका और बाकी टीम के साथ फाइटिंग क्लब से निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने ईशानी और एक्शन एंजल से नंबर शेयर कर लिया था। एक्शन एंजल की तरह ईशानी भी बघीरा के खिलाफ जंग में
अभय का साथ देने के लिए राजी थी। जब वो लोग जोगेश के घर के सामने आए तो अभय ने देखा कि वहां हेलेना की कार खड़ी थी। हेलेना और क्रिस्टीन दरवाजे पर ही खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अभय को कार से उतरते देखा तो एक्साइटेड होकर भागते हुए अभय के पास आकर बोली, अभय। जोरा ने अभय को टीज करते हुए कहा, अभय तुम यहाँ भी लड़की फंसाने लगे। वाओ, सिन सिटी में भी तुम्हारी मौज ही है। अभय ने घूरते हुए जोरा को देखा और बोला, डोंट टॉक नॉनसेंस। मिहिका और बाकी लोग वहां से अंदर चले गए, लेकिन अभय क्रिस्टीन और हेलेना के साथ था। उनके जाने के बाद अभय ने पूछा, तुम दोनों देखती रहोगी या कुछ कहोगी भी? क्रिस्टीन मुंह बनाते हुए बोली, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, तुम ही तो नाइट फाइटर ज़ीरो थे ना? अभय मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं था, तुमने खुद ही अस्यूम कर लिया कि बार में काम करने वाला मामूली आदमी नाइट फाइटर ज़ीरो कैसे हो सकता है। ये सुनकर हेलेना और क्रिस्टीन स्पीचलेस थे। उन्होंने वाकई यही कहा था। हेलेना पाउट करते हुए बोली, तो कौन यकीन करता कि नाइट फाइटर ज़ीरो एक मामूली से बार में सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए काम करेगा। हम मैं जो करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। मैं जब यहाँ था तब मेरे पास सिन कॉइन्स नहीं थे और मुझे एक फेक आइडेंटिटी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बार में काम किया, अभय बोला। क्रिस्टीन तब अभय के थोड़ा करीब आकर बोली, ओके वी अंडरस्टैंड, बट तुम्हें मेरे और हेलेना के दिल की बात पता है ना? हम दोनों तुम्हें लाइक करती हैं, तो क्यों ना तुम हमें अपनी गर्लफ्रेंड बना लो? हमें? अभय चौंकते हुए बोला। क्रिस्टीन हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ हमें। मैं और हेलेना बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों लाइफ टाइम साथ रहना चाहती है और सिर्फ तुम ही हो जो हम दोनों के लायक हो। तुम्हारा तो प्रॉफिट है, एक के साथ एक फ्री। व्हाट द हेल? अभय चौंकते हुए बोला। वो हैरानी से दोनों की तरफ देख रहा था। हाँ, वैसे भी सिन सिटी में कोई रूल नहीं है। यहाँ 2-3 शादियां भी अलाउड है, फिर तो हम गर्लफ्रेंड्स बनने की बात। क्रिस्टीन का इतना कहना था कि अभय हाथ हिलाकर पीछे हटता हुआ बोला, ओके जस्ट स्टॉप इट। क्या हुआ? हम दोनों खूबसूरत नहीं है? तुम हमें गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते? हेलेना ने पूछा। तभी ऊपर से जोरा की आवाज आई, हाँ वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्रिस्टीन और हेलेना ने ऊपर देखा तो मिहिका और जोरा ऊपर बालकनी से झांकते हुए उनकी बातें सुन रहे थे। अभय ने अपना सर पकड़ लिया। तब क्रिस्टीन ने ऊपर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? अभय की गर्लफ्रेंड या वाइफ? जोरा ने ना में सर हिलाया तो क्रिस्टीन दांत पीसते हुए बोली, तो फिर तुम बीच में क्यों बोल रही हो? जोरा जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए बोली, क्योंकि मुझे उसका जवाब पता है। तभी अभय ने जोरा को शांत रहने का इशारा किया और फिर क्रिस्टीन और हेलेना की तरफ देखकर कहा, देखो मैं। अभय का इतना ही कहना था कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, तुम दोनों अभी जाओ यहाँ से, मुझे अभय से इम्पोर्टेंट बात करना है। ये सुनकर हेलेना और क्रिस्टीन ने पलट कर देखा तो रुबीना सामने खड़ी थी। उसे देखते ही अचानक जोरा के मुंह से निकल गया, अरे ये तो वही है ना जिसके बाथरूम में अभय और वरुण घुस गए थे। ये सुनते ही अभय ने अपना सर पीट लिया और क्रिस्टीन और हेलेना उसे घूरते हुए देखने लगी। अभय ऊपर देखकर बोला, जोरा क्या कभी तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? किसी दिन पिटवा कर ही मानोगी? रुबीना ने हेलेना और क्रिस्टीन को देखकर कहा, तुम दोनों का ऑफर अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने सुन लिया ना तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। हेलेना और क्रिस्टीन रुबीना से बहुत डरती थी, इसलिए तुरंत अभय को बाय बोलकर कार में बैठकर निकल गई। अभय ने रुबीना से कहा, तुम यहाँ कोई इम्पोर्टेंट काम था? हाँ मुझे कुछ पूछना था। बख्तावर ने बताया कि तुम्हें एजेंसी से बाहर कर दिया है और तुम पर शूट एट साइट का ऑर्डर भी है, क्या ये सच है? रुबीना के पूछने पर अभय ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ये सच है। ये सुनकर रुबीना के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो अभय की तरफ देखकर बोली, इसका मतलब सिन सिटी से बाहर निकलते ही नाइट फाइटर्स तुम्हें जान से मारने की कोशिश करते रहेंगे? हाँ, शूट एट साइट का मतलब तो यही होता है। अभय आगे हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, रुबीना
तुम्हें मेरी टीम ज्वाइन करना है या नहीं ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन जो मेरी टीम ज्वाइन करेगा वही सिन सिटी से बाहर जाएगा। रुबीना ने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या अब तुम नाइट फाइटर एजेंसी के खिलाफ हो? अभय ने तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा, मैं कभी एजेंसी के खिलाफ नहीं हूं, सिर्फ मित्तल और मित्तल जैसे क्रिमिनल्स के खिलाफ हूं। रुबीना ने अभय की आंखों में देखा और सीरियस होकर बोली, तो फिर मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। रुबीना के साथ साथ उसकी टीम भी अभय को ज्वाइन करेगी, और रुबीना की टीम में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर्स थे जो माको की बैंडिट्स की टीम को हैंडल करने में हेल्प कर सकते थे। अभय ने पूछा, तुम्हारे पास कितने लोग हैं? रुबीना सोचते हुए बोली, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 300 के करीब वो सब टॉप लेवल फाइटर्स है और कुछ सुपर लेवल फाइटर्स भी है। लेकिन अभय, मैं कल बघईरा के खिलाफ जंग में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभय जवाब में बोला, मुझे जरूरत नहीं है बघईरा के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, लेकिन मित्तल से लड़ने के लिए मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की ज़रूरत होगी। रुबीना हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मैं सिन सिटी के बाहर तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी, अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। ये कहकर रुबीना अपनी कार में बैठकर चली गई। अभय मन ही मन बोला, इतने लोगों को बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर काफ़ी नहीं होगा, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये सोचते हुए अभय ऊपर कमरे में आया। उसने जोगेश और लीलावती को देखा, दोनों की हालत अब पहले से बेहतर थी। दोनों थोड़ा बहुत चल फिर सकते थे, लेकिन मिहिका का कहना था कि उन्हें रिकवर होने में 1 महीना और लगेगा। अभय लीलावती और जोगेश के बेड के पास रखे स्टूल पर बैठते हुए बोला, जोगेश भाई, हम लोग जल्दी ही सिन सिटी से जाने वाले हैं, क्या आप लोग हमारे साथ चलोगे? ये सुनते ही अपने जख्मों की परवाह किए बिना जोगेश उठकर बैठा और हैरानी से बोला, सिन सिटी से बाहर? जोगेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ भाई, इस क्राइम की काली दुनिया से बाहर, जहां आपको डर के जीने की जरूरत नहीं और जहां हमारी गुड़िया स्कूल भी जा पाएगी। अभय पास ही बैठी गुड़िया के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। गुड़िया तुरंत खुश होते हुए बोली, सच में स्कूल जाऊंगी? अभय ने हाँ में सर हिलाया। तभी लीलावती रोते हुए बोली, हम जरूर चलेंगे भैया। जोगेश तुरंत लीलावती के आंसू पोंछते हुए बोला, अरे भगवान, रोती क्यों हो? ये तुम्हारे ही अच्छे कर्म का फल है। तुमने इन छोरों छोरियों पर दया न दिखाई होती तो आज ये दिन ना आता। अभय मुस्कुराते हुए बोला, भाई सही कह रहे हैं भाभी। अच्छा, अब आप लोग आराम करो, जाने से पहले ठीक भी तो होना है। अभय के जाने के बाद लीलावती और जोगेश एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुशी के आंसू रो रहे थे। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लोग इस नर्क से बाहर निकल पाएंगे। अभय अपने कमरे में आ गया था। उसने 7 पावर स्टोन्स अपने सामने रखे और बोला, अब मेरे दुश्मनों की जिंदगी का टाइम खत्म और मौत का काउंटडाउन शुरू। तभी जोरा और मिहिका उसके कमरे में आई और उसके सामने पावर स्टोन देखकर मिहिका कंसर्न से बोली, अभय, तुम एक साथ इतने पावर स्टोन्स अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कहीं इतनी पावर तुम्हारी बॉडी हैंडल नहीं कर पाई तो? इतनी पावर डायनामाइट की तरह है, तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट भी हो सकती है, और तुम अपनी जान दांव पर लगाकर अभी रिकवर हुए हो, कहीं तुम्हें। अभय बीच में ही मिहिका की बात काटते हुए बोला, जब तक ट्राई नहीं करूंगा तब तक पता कैसे चलेगा। वैसे भी डॉक्टर मिहिका, जहां रिस्क है वहीं जीत के चांसेस है। उसने दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। मिहिका और जोरा के बाहर जाने के बाद अभय ने कमरे के दरवाजा लगाया और वापस 7 पावर स्टोन्स के सामने आकर बैठ गया। उन 7 पावर स्टोन्स में माधवन के दिए हुए 2 पावर स्टोन्स सबसे बड़े थे। अभय ने दोनों बड़े वाले पावर स्टोन्स हाथ में लिए और आंखें बंद करके मेडिटेशन करने लगा। जल्द ही अभय की बॉडी दोनों पावर स्टोन्स को अब्जॉर्ब करने लगी और अभय के शरीर के अंदर ट्रू एनर्जी फैलने लगी। इस एनर्जी को सही तरीके से अब्जॉर्ब करने के लिए उसे कुछ घंटे मेडिटेशन में ही बैठना था। रात के करीब 11 बजे विराट और माको अभय के घर आए। अंदर आते ही माको ने अंकित और शुभम को सामने देखा। अभय कहाँ है? माको ने पूछा। वो अभी थोड़ा बिजी है, क्या हुआ? तुम लोग इस वक्त यहाँ? शुभम ने कंसर्न से पूछा।
मैं तो ये बताने आया कि अब तक 3000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, माको बोला, और ज़्यादातर नॉर्मल फाइटर्स है, 400 के अराउंड सीनियर फाइटर हैं और 63 टॉप लेवल फाइटर्स हैं। ये सुनकर शुभम और अंकित दंग रह गए। अंकित हैरानी से बोला, सिन सिटी वाकई क्रिमिनल्स के लिए पैराडाइस है। टॉप लेवल फाइटर्स को नाइट फाइटर एजेंसी टीम का कैप्टन बना देती है या वैंगार्ड टीम मेंबर्स, क्योंकि टॉप लेवल फाइटर्स बनना आसान काम नहीं। लेकिन यहाँ तो एक ही दिन में 63 टॉप लेवल फाइटर्स ने ज्वाइन कर लिया। विराट हाँ में सर हिलाते हुए बोला, यहाँ लोगों को रोज फाइट करना होता है और जिंदगी और मौत की रोज की जंग में इंसान लड़ना सीख ही जाता है। शुभम बोला, सही कहा, जब अभय बाहर आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। कल हम लोग सुबह 9 बजे मिलेंगे और फिर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पर हमला करने चलेंगे। ओके। माँ को फिर कुछ परेशानी भरी आवाज में बोला, मैं ये सोच रहा था कि इतने लोगों को अभय सिन सिटी से बाहर कैसे निकालेगा, और बख्तावर क्या वो हमें जाने देगा? शुभम मुस्कुराते हुए बोला, वो तुम अभय पर छोड़ दो, और अगर बख्तावर रास्ते में आया तो उसकी लाश पर से आगे बढ़ेंगे, लेकिन सिन सिटी से बाहर जरूर निकलेंगे। माँ को हैरानी से शुभम की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, ये अभय के सारे दोस्त उसकी तरह ही बैडास है। विराट ने तब पूछा, लेकिन सिन सिटी से निकलकर हम जाएंगे कहाँ? शुभम ने विराट की तरफ देखा और बोला, सिन सिटी के बाद हम ऐसी जगह जाएंगे जिसकी सिक्योरिटी तोड़कर घुसना यमराज के इलाके में घुसने के बराबर है, यानी हम मित्तल के फैंटम फॉरेस्ट जाएंगे। फैंटम फॉरेस्ट का नाम सुनते ही विराट और माको सिहर उठे। ये वही जगह थी जहां विराट की वाइफ और उसके साथियों की हत्या हुई थी। विराट गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, तो फिर कल हम पूरी ताकत से लड़ेंगे ताकि जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलकर मित्तल का गेम बजा सकें। ये कहकर विराट माको को लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद शुभम और अंकित ने सेकंड फ्लोर से अभय के कमरे की तरफ देखा। वहां का दरवाजा अभी भी बंद था। अंकित बोला, कल की बैटल बहुत डेंजरस होने वाली है। तुम्हें याद है जब लास्ट टाइम ऐसी बैटल हुई थी तब बॉस को स्टार मेडल मिला था? क्यों, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? शुभम मजाकिया अंदाज में बोला, अगर डर लगे तो तुम कहीं छुप जाना। वैसे भी उनके पास 3 सुपर फाइटर्स हैं जिनके लिए बॉस, जोरा और मैं काफी है। अंकित शुभम की तरफ घूरते हुए बोला, डर और मुझे? डर क्या होता है, ये तो कल बघईरा के लोगों को पता चलेगा। मैं तो इस बैटल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। शुभम अचानक सीरियस होकर बोला, बस जो भी हो जिंदा रहना। अंकित हंसते हुए बोला, जिंदा तो रहना पड़ेगा ना, अभी मेरा 100 गर्लफ्रेंड पटाने का ड्रीम अधूरा है। जब तक ये ड्रीम पूरा नहीं होगा मैं मरने वाला नहीं। बातें करते हुए दोनों अपने कमरे में चले गए। इधर अभय ने अभी तक 5 पावर स्टोन्स अब्सॉर्ब कर लिए थे और अब उसे महसूस होने लगा था कि उसके शरीर में बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ्लो हो रही थी। उसने 6वां पावर स्टोन हाथ में उठाया हुआ था, लेकिन अब पावर स्टोन अब्सॉर्ब होने की स्पीड काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन फिर भी अभय सारी रात 6th पावर स्टोन को लेकर मेडिटेशन करता रहा। उसी वक्त नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में रातों रात बहुत से लोग अपना अपना घर खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। माको के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हमला करने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी और सब जानते थे कि कल के दिन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जमीन खून से रंगने वाली है। इसलिए जो लोग लड़ना नहीं चाहते थे वो जगह छोड़कर चले गए। लेकिन इसके बावजूद अभी भी वहां 5000 से ज्यादा लोग मौजूद थे जो बघईरा की तरफ से लड़ने को तैयार थे। बघईरा के साथ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के दूसरे बड़े गैंग्स भी थे जो लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस वक्त बघईरा के मैनर के अंदर हॉल में बघईरा, अशनीर, हर्मट, हर्षित लाला और उसके बगल में एक और आदमी बैठा था जो अपनी पिस्टल क्लीन कर रहा था। बघईरा की तरफ देखकर हर्षित लाला बोला, तो कल की जंग के लिए तैयार हो? बिल्कुल, उस अभय का कचूमर निकालने के लिए मेरा दिल मचल रहा है, बघईरा जोश में बोला। तब अशनीर गंभीरता से बोला, अभय काफी पावरफुल है, लेकिन हमारे पास हुकुम का इक्का है।
वो आगे पिस्टल क्लीन करने वाले आदमी की तरफ देखकर इशारा करते हुए बोला, उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 सुपर फाइटर्स यानी मैं, हर्मट, बघईरा और थकराल लड़ेंगे। वो चौथा आदमी वेनम का फेमस किलर थकराल था, जिसे अंडरवर्ल्ड में गॉड ऑफ डेथ भी कहते थे। एक वक्त था जब अंडरवर्ल्ड पर उसका सिक्का चलता था और उसने नाइट फाइटर एजेंसी की नाक में दम कर रखा था, लेकिन अचानक ही वो सिन सिटी आकर बस गया। वो हेवनली फाइटर लिस्ट में 6th पोजीशन पर था और हर्षित लाला का खास दोस्त भी था। सुबह के करीबन 8 बजे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की गलियों में बहुत चहल पहल थी। 3000 के आसपास लोग अभय के घर के सामने वाली गली में जमा थे। गली के दूसरे लोग अपने घरों से झांक कर ये नज़ारा देख रहे थे। भीड़ में सबके सामने खड़े माको और विराट घर के अंदर आए और ठीक उसी वक्त अभय भी अपने कमरे से बाहर निकला। अभय की पीठ पर 2 तलवारें लटक रही थीं और उसके हाथ में उसकी गन्स यानी लैला मजनू भी थीं। माको अभय को देखकर बोला, आज सब तुम्हारे हाथ में है। अभय मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मत करो माको। अभय कोई भी ऐसा दांव नहीं लगाता जहां हार ना पड़े, लेकिन आज तुम्हें एक लीडर का काम करना है। जाओ अपने लोगों का हौसला बढ़ाओ, क्योंकि इस जंग में उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। माको ने हाँ में सर हिलाया, जेब से शराब की छोटी बोतल निकालकर बोला, आज थोड़ी कम पीऊंगा और जीतने के बाद महंगी पीऊंगा। उसने 2 घूंट शराब पी और पलटकर बालकनी की तरफ बढ़ा। उसने नीचे क्राउड की तरफ देखा, जो आने वाली जंग को लेकर एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी। माको खुद भी अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसे बालकनी पर देखकर कुछ लोगों ने बाकी लोगों को शांत रहने के लिए कहा और कुछ ही पल में पूरी सड़क पर सन्नाटा पसर गया। माको ने सबकी तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ यहाँ सिन सिटी में हर एक इंसान किसी न किसी बुरी वजह से फंसा हुआ है। हम वो लोग हैं जिन्हें दुनिया ने नकार दिया है। माको आगे बोला, यहाँ टॉप लेवल फाइटर होने के बावजूद तुम किसी न किसी के हाथों मारे जाओगे। यहाँ हर कोई क्रिमिनल है। माको आगे सबकी तरफ देखकर गंभीरता से बोला, ना जाने कब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड पीठ पीछे छुरा घोंप दे, क्योंकि सबको किसी तरह जिंदा रहना है। मुझे ऐसी नर्क भरी जिंदगी पसंद नहीं। शायद यहाँ खड़े हर इंसान को ऐसी जिंदगी से नफरत होगी। तो अब इस सिन सिटी के रूल्स को बदलने का वक्त आ गया है। सिन सिटी की सत्ता पलटने का वक्त आ गया है। सभी लोग माको की बातें ध्यान से सुन रहे थे। माको आगे बोला, और इसलिए आज हम लड़ेंगे, जी जान लगाकर लड़ेंगे। ये कहते हुए उसने मुट्ठी भींचकर हाथ ऊपर उठाया। उसकी स्पीच से लोगों में नया जोश भर गया था और नीचे खड़े लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना अपना हाथ उठाने लगे। नीचे भीड़ में सामने खड़ा आदमी जोर से चिल्लाया, आज हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अभय के साथ बैठे अंकित और बाकी टीम मेंबर्स भी माको की स्पीच सुन रहे थे। तब अभय बोला, माको के अंदर लोगों के इमोशंस मैनिपुलेट करने का अच्छा टैलेंट है, इसलिए ही वो फाइटिंग पैराडाइज का लीडर बनने के काबिल है। अंकित भी हाँ में सर हिलाते हुए बोला, सही कहा बॉस। उसकी स्पीच से तो मेरा जोश भी बढ़ गया है। तब अभय ने अपनी गन की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, फॉर ह्यूमैनिटी, हम साथ लड़ेंगे। ये नाइट फाइटर एजेंसी का मोटो था। अभय ने सोच लिया था, मित्तल, वेनम और नाइट फाइटर्स के सभी दुश्मनों को खत्म करके ही उसका पर्सनल मिशन पूरा होगा। भले ही एजेंसी ने उसे निकाल दिया था, लेकिन अभय के दिल से नाइट फाइटर्स की जगह तो नहीं छीन सकते थे। माको ने नीचे क्राउड की तरफ देखकर कहा, तो क्या तुम सब लड़ने के लिए तैयार हो? नीचे क्राउड जोर जोर से चीयर करने लगा, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। ये सुनकर माको सीधा नीचे जंप कर गया। अभय ने गहरी सांस ली और टीम की तरफ देखकर कहा, शुभम, तुम वहां जाकर अपनी पोजीशन देख लेना जहां से तुम शूट कर सको। विनी, तुम शुभम की सेफ्टी का ध्यान रखोगी। डॉक्टर मिहिका, तुम भी विनी के साथ रहोगी और मेडिकल इमरजेंसी के लिए रेडी रहोगी। अभय ने फिर जोरा की तरफ देखा और गंभीरता से बोला, तुम बघईरा को टारगेट करोगी। अगर फाइट में जीत नहीं पाई तब भी उसे उलझा कर रखना तुम्हारा काम है। अशनीर और हर्मट को मैं हैंडल करूंगा।
अभय ने अंकित और विराट की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों टॉप फाइटर्स को हैंडल करोगे, लेकिन सभी लोग पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखोगे। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई टीम मेंबर्स अगेन। अंकित मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी बॉस। तभी सागर जो साइड में बैठा ये सब देख रहा था, वो अचानक ही बोल पड़ा, भैया आप भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। अभय ने हल्के से मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया और बोला, मैं सेफली वापस आऊंगा। आखिर मैंने तुम्हें घर पहुंचाने का वादा जो किया है, और तुम्हें पता है ना कि। सागर उसकी बात पूरी करते हुए बोला, आप कभी कोई वादा नहीं तोड़ते। अभय मुस्कुराते हुए बोला, राइट, हमारे जाने के बाद रुबीना तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। तुम चाहो तो उसके साथ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें खून खराबे से डर लगे तो उसके घर पर ही रुक जाना। अभय ने फिर सबकी तरफ देखकर कहा, यह बहुत ही डेंजरस बैटल होने वाली है, लेकिन हम मिलकर मौत से भी लड़ जाएंगे और ये बैटल जीतेंगे। अभय ने अपनी गन्स उठाते हुए कहा, तो चले मौत से दो दो हाथ करने। सभी ने ब्लैक मास्क पहन लिया, जिससे सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थीं। उन्होंने अपने अपने हथियार उठा लिए। जैसे ही सब नीचे आए तो माँ को उन्हें मास्क में देखकर मन ही मन बोला, किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मास्क पहनना है। अभय ने माको से कहा, लेट्स गो। माको ने हाँ बोला, लेकिन वो अभय और बाकी लोगों के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अभय ने उसे इशारे से आगे चलने कहा, क्योंकि वो फाइटिंग पैराडाइज ग्रुप का लीडर था। माको ने दांत पीसते हुए हाथ उठाया और जोर से चिल्ला कर कहा, चलो भाइयों। माको आगे चल रहा था और उसके अभय और बाकी की टीम और टीम के पीछे छोटा रेडी, ईशानी, एक्शन एंजल और बाकी टॉप लेवल फाइटर्स थे और उनके पीछे करीबन 3000 लोग। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एक ऊंची बिल्डिंग में बख्तावर, रुबीना, माधवन और एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे खड़ा था। उनके अलावा वहां 10 लोग और खड़े थे। मिस्टर हीरालाल राजे, तुम किसका साथ दोगे, फाइटिंग पैराडाइस या बघईरा? बख्तावर ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके हाथ में अभी भी चांदी का ग्लास था जिसमें खुशबूदार शरबत था। ये मिस्टर हीरालाल हेवनली रैंकिंग लिस्ट में 10th पोजीशन पर थे। वो देवानंद के दादाजी और साउथ डिस्ट्रिक्ट के डॉन थे। बख्तावर का सवाल सुनकर वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, मेरी छोड़ो और तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा? बख्तावर सोचते हुए बोला, हमको लगता है कि दोनों के 50-50 चांसेस है। बघईरा के पास 4 सुपर फाइटर्स है, लेकिन फाइटिंग पैराडाइस में केवल 2। मिस्टर हीरालाल राजे ने रुबीना को देखा और फिर माधवन की तरफ देखने लगे, जो पीछे एक सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था। मिस्टर माधवन, आपका क्या ख्याल है? वैसे मेरे शहर आने के बाद आपने मुझसे मुलाकात नहीं की? माधवन ने नजर उठाकर मिस्टर राजे की तरफ देखा और बोले, सिन सिटी तुम्हारा कब से हो गया? मिस्टर राजे ये सुनकर चौंक गए और उनके चेहरे पर शर्मिंदगी झलकने लगी। तभी माधवन आगे बोले, वी डोंट नो ईच अदर, तो आगे से दोस्ती बनाने की कोशिश मत करना। माधवन की बात सुनकर मिस्टर राजे ने सर झुका लिया। वहीं बख्तावर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभर आई। तभी रुबीना अचानक ही बोली, ये सब कब शुरू होगा? बख्तावर बोला, तुमको लगता है अभय जीतेगा? लगता नहीं है, बल्कि यकीन है वो जीतेगा। फिर वो तुमसे भी लड़ेगा और यहाँ से मुझे बाहर ले जाएगा। रुबीना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोली, लेकिन अंदर से वो भी श्योर नहीं थी कि अभय ही जीतेगा। उसी बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर एक और बिल्डिंग थी, जहां क्रिस्टीन, हेलेना और उनके डैड के अलावा कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। हेलेना के डैड मिस्टर डिसूजा बोले, तो मेरा अंदाजा सही था, ये 5 साल पहले वाला नाइट फाइटर जीरो अबीर है। अभी क्या नाम है उसका? हाँ, अभय नाम की ही तरह ये भी किसी से नहीं डरता। इस बार भी इसने शहर को उलट पलट कर दिया। हेलेना एक्साइटेड होकर बोली, यस नाइट फाइटर जीरो, वी लव हिम। ये सुनकर हेलेना और क्रिस्टीन के फादर्स के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। मुझे एक बात समझ नहीं आई, बख्तावर इस मामले में शांत कैसे है? पिछली बार उसने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डॉन को चैलेंज किया था तो बख्तावर ने उसे शहर से बाहर निकलवा दिया था। इस बार तो बैटल और बड़ा होने वाला है, तो बख्तावर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? हेलेना के डैड बोले।
आई वॉज थिंकिंग द सेम। बख्तावर सिन सिटी में कोई बड़ी फाइट होने नहीं देता, वो यहाँ हर चीज़ कंट्रोल करता है। यहाँ तक नाइट फाइटर्स भी यहाँ पर रिफ्यूज की तरह रहते हैं। लेकिन इस बार बख्तावर की चुप्पी मेरी समझ से परे है, क्रिस्टीन के डैड बोले। पिछली बार वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डॉन से जीतने के बाद वो सिन सिटी से बाहर चला गया था, शायद इस बार भी ऐसा ही हो, हेलेना के डैड ने सोचते हुए कहा। इधर हेलेना और क्रिस्टीन अभय के एंट्री को लेकर एक्साइटेड थी। उनकी बिल्डिंग से करीब 18 मीटर की दूरी पर एक दूसरे बिल्डिंग के टॉप पर 3 लोग खड़े थे, विनी, मिहिका और शुभम। घर से निकलकर वो लोग सब कार से वहां आ गए थे, क्योंकि शुभम को अपने लिए एक्सीलेंट स्नाइपिंग पोजीशन ढूंढना था। विनी ने टेलीस्कोप निकाला और थोड़ी ही दूरी पर माको, अभय और बाकी लोग नजर आने लगे। विनी ने गहरी सांस लेकर कहा, जंग शुरू होने का वक्त आ गया। साउथ डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो बगीरा के लिए स्पेशल गार्ड का काम करता था और लोग उसे कालिया कहते थे। कालिया अर्थ रैंकिंग लिस्ट में 4th रैंक पर था। माको के साथ भीड़ को साउथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ते देख उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई थी। आज इनके साथ खून की होली खेलूंगा, ये कहते हुए कालिया ने कस के कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। कालिया के साथ पीछे जो लोग खड़े थे, उनके चेहरे पर भी बैटल को लेकर एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। बॉर्डर से 50 मीटर दूर माको ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। अभय ने नजर उठाकर सामने बिल्डिंग में देखा। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अभय, अशनीर, हर्मट और हर्षित लाला खड़े थे। हर्षित लाला ने अभय की आंखों की तरफ देखा, जहां उसके लिए नफरत की आग दहक रही थी। वो घबरा कर काम उठा। तब बघईरा ने ऊंची आवाज में कहा, अभय तुम लड़ने के लिए तैयार हो? अभय एक्साइटमेंट से मुस्कुराया और जोरा की पीठ थपथपाते हुए बोला, बारात तो ले आए हैं, अब बैंड बजाने चलते हैं। अभय और जोरा तेजी से भागे और बिल्डिंग पर उछलकर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जंप करते हुए टॉप पर पहुंच गए। लेकिन अब वहां कोई नहीं था। जोरा ने इशारा करके कहा, बॉस वो देखो, वो लोग उस तरफ भाग रहे हैं, शायद वो जानबूझकर हमें किसी ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। लेट्स गो, कहते हुए अभय उनके पीछे भागने लगा। नीचे कालिया ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चिल्लाते हुए बोला, हमला। कालिया के पीछे खड़े लोग भागते हुए फाइटिंग पैराडाइज के लोगों से भिड़े और लड़ने लगे। माँ को भी सामने से आ रही गोलियों से बचते हुए एक के बाद एक गोली चला रहा था। इधर विराट तेजी से आगे बढ़ा और कालिया के सामने आकर उसने जोर से लात मारकर कालिया को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन कालिया टस से मज नहीं हुआ, बल्कि विराट कुछ झटके से 2 कदम पीछे हट गया। कालिया की ताकत देखकर विराट हैरान था। तभी कालिया ने हंसते हुए कहा, ये है फाइटिंग पैराडाइज का दम। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और विराट के सर की तरफ घुमाया। विराट मन ही मन बोला, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। अगर कुल्हाड़ी विराट को लग जाती तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता, लेकिन तभी कुल्हाड़ी विराट के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। विराट ने हैरानी से देखा कि कालिया ने जिस हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी थी, उस हाथ से खून निकलने लगा था। उसके हाथ में तेज दर्द हुआ और वो कराहते हुए बोला, किसने गोली चलाई? अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी एक और गोली तेजी से आई और कालिया के सीने में घुस गई। कालिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। उसने सामने बिल्डिंग की तरफ देखा, तभी एक और गोली उसकी आंखों के बीच से आ पार हो गई और कालिया झटके से नीचे गिर पड़ा। विराट ने पीछे मुड़कर देखा और समझ गया कि ये शुभम का काम होगा। उसने कालिया की डेड बॉडी देखकर गहरी सांस लेकर कहा, शुभम की वजह से आज तो बाल बाल बच गया, वरना बिना सर की मौत मरता। कालिया की मौत से बघईरा के लोग शॉक्ड थे, क्योंकि कालिया इतना पावरफुल फाइटर था। कालिया की मौत से फाइटिंग पैराडाइज के लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। वो लोग और जोश से लड़ने लगे। जल्द ही साउथ डिस्ट्रिक्ट की जमीन पर लाशों के ढेर लगने लगे और खून से जमीन रंगने लगी। थोड़ी ही दूरी पर उसने देखा कि एक बिल्डिंग के ऊपर बगीरा, हर्मट, अशनीर और हर्षित लाला ने चारों तरफ से अभय और जोरा को घेर रखा था।
जोरा और अभय ने अपने हाथ में गन पकड़ रखी थी, लेकिन वो जानते थे कि अगर वो एक गोली चलाएंगे तो 4 गोलियां चलेंगी। जोरा ने बगीरा को टारगेट किया हुआ था और अंकित ने हर्षित लाला को, अभय ने हर्मट और ठकराल को निशाने पर रखा था। इधर अशनीर तंज कसते हुए बोला, आज हमारा आमना सामना हो ही गया, आज तुम यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। अभय मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम नहीं, तुम्हारा डर बोल रहा है। खैर, नाइट फाइटर के नाम पर कलंक तो तुम हो, जो पैसे के लिए मित्तल के पालतू बनने के लिए तैयार हो गए। अभय ने जोरा को इशारा किया और अचानक ही गुलाटी मारते हुए हर्मिट और अशनीर के सामने पहुंच गया और जोरा भी उसी वक्त बघईरा की तरफ कूदी। अशनीर ने अभय को शूट करने की कोशिश की, लेकिन अभय झुक गया। तब हर्मिट ने भी अभय पर गोली चलाई, लेकिन तब तक अभय ने गोली से बचते हुए अशनीर की गन छीन कर दूर फेंक दी थी। एक के बाद एक गोलियों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। अशनीर जोर से चिल्लाया, किल हिम। हर्मिट की चलाई गोली अभय के कान के पास गुजरी, वो झुक गया और हर्मिट को शूट किया, लेकिन हर्मिट पास ही पानी की टंकी के पीछे छिप गया। हर्षित लाला भी अभय को टारगेट करते हुए गन फायर कर रहा था। आज तू बचेगा नहीं। अभय ने बचते हुए जैसे ही हर्षित लाला की तरफ गोली मारी, उसके हाथ पर लगी। हर्षित लाला चीख पड़ा, आह मेरा हाथ। उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गई। अशनीर और हर्मिट ने इस बात का फायदा उठाते हुए अभय के एक एक हाथ पर लात मारकर वॉर किया और अभय की दोनों गन्स उछलकर जमीन पर जा गिरी, लेकिन तब तक जोरा ने बघईरा के सर पर गन तान दी थी। जोरा जोर से चिल्लाकर बोली, वहीं रुक जाओ। हर्मिट अभय को बस शूट ही करने वाला था कि जोरा आगे बोली, मैं बगीरा की खोपड़ी फोड़ दूंगी। ये सुनते ही हर्मिट रुक गया। अशनीर चुपके से अपनी गन उठाने वाला था कि जोरा चिल्लाकर बोली, रुक जाओ अशनीर, वरना। अशनीर ने तुरंत दोनों हाथ खड़े कर दिए। जोरा आगे बोली, हर्मिट तुम अपनी गन नीचे फेंको। हर्मिट ने अशनीर की तरफ देखा और जब अशनीर ने हाँ में सर हिलाया, तब हर्मिट ने अपनी गन उछालकर बिल्डिंग के बाहर फेंक दी। अभय जोरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड जॉब जोरा। अभय झुककर अपनी गन उठाने ही वाला था कि हर्षित लाला जोर से चिल्लाया, ठकराल। ठकराल को सुनते ही अभय और जोरा चौंक गए और इसी बात का फायदा उठाते हुए बघईरा ने जोरा को जोर से धक्का मारा और जोरा लड़खड़ाते हुए नीचे गिरी और उसके हाथ से गुन छूटकर बिल्डिंग के बाहर गिर गई। ठकराल अब उनके सामने खड़ा था, वो हर्षित के ऑर्डर्स का ही वेट कर रहा था। अभय मन ही मन टेंशन में आ गया था। यहाँ 3 नहीं 4 सुपर लेवल फाइटर्स हैं। हर्षित तो टॉप लेवल फाइटर है, जोरा उसे हैंडल कर लेगी, लेकिन क्या मैं अकेले 4 सुपर लेवल फाइटर्स से लड़ पाऊंगा? जोरा उठ खड़ी हुई और सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए धीरे से बोली, अभय मैं 2 लोगों हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन बघईरा ने उसकी बात सुन ली और वो हंसते हुए बोला, 2 लोग? तुम अपने आप को सुपर विमेन समझ रही हो? हर्षित ये लड़की अभी अभी सुपर लेवल बनी है, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? अशनीर ने पूछा। अब तक हर्षित ने अपनी जेब से एक रेड पिल निकाल कर खा लिया और अचानक ही उसकी बॉडी में पावर बढ़ने लगी। वो रेड पिल पावर स्टोन्स की तरह ही थी, लेकिन जैसे पावर स्टोन परमानेंट पावर इंक्रीज कर सकता था, रेड पिल केवल आधे घंटे के लिए पावर बढ़ा सकती थी। मैं आधा घंटा ही होल्ड कर सकता हूँ, हर्षित लाला बोला। अशनीर ईवल स्माइल करते हुए बोला, अभय का खात्मा करने के लिए आधा घंटा काफी होगा, वैसे भी ये बस 2 है और हम 5। अभय ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, झुंड में भेड़िए हमला करते हैं, शेर नहीं। बख्तावर और माधवन ये सब देख रहे थे। बख्तावर बोला, अभय के अगेंस्ट 4 सुपर लेवल फाइटर्स है, हमको नहीं लगता वो जीत पाएगा। उसका इतना कहना था, एक आदमी ने उसके हाथ से टेलीस्कोप छीन लिया और उससे बिल्डिंग की तरफ देखने लगा। बख्तावर उस आदमी को देखकर बोला, बाबा बिंदास। बिंदास बाबा ने जब वहां का नज़ारा देखा तो उसकी भौहें तन गई। उसने टेलीस्कोप बख्तावर को वापस दिया और फिर माधवन की तरफ देखकर, मिस्टर माधवन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पोती का ध्यान रखना। माधवन थोड़ा चौंक गया,
फिर भी हामी भरते हुए सर हिलाया। बाबा बिंदास पलटकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। तब बख्तावर ने हैरानी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अभय, मेरा होने वाला जवई है और ये लोग उसके साथ धोखा कर रहे हैं। एक के खिलाफ चार चार लोग, मुझे अभय के पास जाना होगा। वैसे भी बहुत दिन हुए कसरत किए। ये कहते हुए बिंदास बाबा से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रुबीना मन ही मन निराशा से बोली, अभय, पता नहीं तुम ये मुकाबला कैसे जीतोगे। उसी वक्त विनी भी एक टेलीस्कोप से आसपास देख रही थी। अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो चौंकते हुए बोली, ओ डैम। मिहिका ने पूछा, क्या हुआ? वो बॉस को 4 सुपर लेवल फाइटर्स ने घेर लिया है। ठकराल भी यहाँ है। उसके बारे में हमें अंदाजा ही नहीं था। बॉस 3 को टक्कर दे सकते थे, लेकिन 4। मिहिका और शुभम के चेहरे का रंग उड़ गया। शुभम ने तुरंत विनी के हाथ से टेलीस्कोप लिया और देखने लगा। जल्द ही उसे अभय की लोकेशन दिख गई। उसने अभय की बिल्डिंग के आसपास देखा और फिर बोला, मुझे स्निपिंग लोकेशन मिल गई। चलो, बॉस की हेल्प करना है, जल्दी। उसने अपनी स्नाइपर राइफल पीठ पर लटकाई और तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे मिहिका और विनी भी स्पीड से भागी। इधर ठकराल अभय की तरफ देखकर बोला, अब तुम क्या करोगे अभय? यहीं तुम्हारी लाश गिरेगी और तुम्हारा नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। अभय कॉन्फिडेंस से बोला, मैंने ऐसे निशान छोड़े हैं कि मरकर भी मैं लोगों के दिल में जिंदा रहूंगा, लेकिन आज आखिरी दिन किसका है, ये फैसला तो वक्त ही करेगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान उभर आई और अचानक की उसकी बॉडी की पावर बढ़ने लगी। उसने मन ही मन कहा, अभी तुम्हें मेरी रियल पावर का अंदाजा लगेगा, उन पावर स्टोन्स की पावर जो मैं अब्सॉर्ब कर चुका हूँ। इधर बाबा बिंदास अभय की तरफ जा रहे थे, लेकिन बिल्डिंग के सामने पहुंचते ही अचानक किसी ने ऊपर से उनके पर जंप करते हुए उसके चेहरे पर पंच मारा, लेकिन बाबा बिंदास ने फुर्ती से अपने हाथ से उसका मुक्का रोक दिया और उसे खींचते हुए जमीन पर गिरा था। वो एक गंजा आदमी था, जिसे देखते ही बाबा बिंदास उसे पहचान गया और चौंकते हुए बोला, तुम कब से बघेरा के लिए काम करने लगे? वो गंजा आदमी बोला, मैं उसके लिए काम नहीं करता, लेकिन हंटर हथौड़ा की रिक्वेस्ट पर मुझे आना पड़ा। आखिर उसने मुझ पर एक एहसान किया था। अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। उसका इतना कहना था कि अगले ही पल उन्हें एक बहुत पावरफुल ऑरा महसूस हुआ। वो गंजा आदमी घबराते हुए बोला, ऐसा पावरफुल ऑरा तो सिर्फ सुधीर मलिक के पास है, वो यहाँ। ये कहकर वो पलटकर भागने ही वाला था कि उसने रुककर घबराते हुए आगे कहा, इम्पॉसिबल, ये सुधीर मलिक नहीं है तो क्या ये ऑरा अभय का है? बिल्डिंग के ऊपर अभय के पूरे शरीर में बिजली सी एनर्जी बहने लगी थी। वहां मौजूद हर आदमी उसकी ताकत को महसूस कर पा रहा था। उसे इतना स्ट्रांग देखकर चारों लोग हैरान थे। अभय ने देखा कि हर्मट उसकी तरफ तेजी से बढ़ने वाला है, तो वो भी तेजी से हर्मट की तरफ बढ़ा। जैसे ही दोनों पास आए, हर्मट ने घुमा के अभय के सीने पर पंच मारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अभय ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, धोखेबाज, आज तुझे तेरे धोखे की सजा मिलेगी। आज यही कोर्ट है और तुम्हारा फैसला मैं ही करूंगा। पीछे से अशनीर और दोनों साइड से बघेरा और ठकराल उसकी तरफ जंप करते हुए बढ़े, लेकिन अभय ने हर्मट को उठाया, गोल घुमाने लगा, जिससे अशनीर और ठकराल तो झुककर बच गए, लेकिन हर्मट बघेरा से टकराया और दोनों पास वाली बिल्डिंग की छत पर जाकर गिरे। आह, मर गया रे! बघेरा जोर से दर्द में चीखा। हर्मट भी दर्द से कराह उठा। इधर अशनीर भी बस संभल कर खड़ा हुआ ही था कि अभय ने जोर से उसके सीने पर लात मारी और इतनी भयंकर ताकत अशनीर संभाल नहीं पाया और दूर जाकर दीवार से टकरा कर गिरा। अभय का फोर्स इतना ज्यादा था कि दीवार टूटकर गिर पड़ी। ठकराल खड़े होकर गुस्से में बोला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी कम उम्र में इतनी पावर हासिल कर लोगे। अफसोस, तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ये कहकर ठकराल ने अपनी तलवार निकाल ली और अभय ने तुरंत बिल्डिंग के ऊपर की एक लोहे की रॉड खींच ली। उसके हाथ में इतनी ताकत थी, लोहे की रॉड बड़ी आसानी से निकल गई। अभय चीखते हुए बोला,
तूने मेरे सामने आकर गलती कर दी ठकराल। ठकराल ने गुस्से में अभय के ऊपर तलवार से वार किया, लेकिन अभय ने लोहे की रॉड से उसे रोक दिया। तभी ठकराल ने अभय के पैर पर लात मारकर उसका बैलेंस बिगाड़ दिया और फिर कंधे से उसे जोर से धक्का दिया। अभय एक कदम पीछे सरक गया। इधर शुभम, मिहिका और जोरा के साथ फाइटिंग सीन से 1000 मीटर दूर एक 12 माले की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच गया था। वो तीनों पसीने से तरबतर हो चुके थे और हांफने लगे थे। ये जगह परफेक्ट है, शुभम हांफते हुए बोला। उसने अपनी स्नाइपर राइफल उतारी और वहां छत की छोटी बाउंड्री के पास सेट करने लगा। मिहिका और विनी टेलीस्कोप से अभय को देख रही थी। शुभम पूरे कंसंट्रेशन के साथ ठकराल को टारगेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सांस रोक ली हो। उसने ट्रिगर नहीं चलाया क्योंकि अभय और ठकराल दोनों ही सुपर लेवल फाइटर्स थे और इसलिए उनकी स्पीड बहुत फास्ट थी और गलती से गोली अभय को भी लग सकती थी। ठकराल ने अभय की बाह पर तलवार से वार किया, लेकिन अभय नीचे झुककर घूमते हुए ठकराल के पीछे खड़ा हुआ और उसकी गर्दन पकड़ ली। बोल ठकराल, तुझे अपनी मौत नाचती नजर आ रही है। तभी ठकराल नीचे झुककर अभय को सामने से नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। बॉस, मुझे भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका दो। इधर शुभम मन ही मन बोला। अचानक ही उसे मौका नजर आया और अगले ही पल उसने ट्रिगर दबा दिया। बूम! एक स्पेशली डिजाइंड बुलेट शुभम के राइफल से निकली, लेकिन शुभम के पसीने छूट गए। उसने बहुत बड़ा दांव खेला था और गलती से ये गोली अभय को लग सकती थी। सामने झुककर ठकराल ने अभय को आगे खींचा और तलवार उठाकर उसके सीने पर निशाना लगाया, लेकिन अचानक ही उसे महसूस हुआ कि कोई चीज तेजी से उसकी तरफ आ रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाता, उसके पैर पर एक स्पेशल गोली आकर लगी और बूम! ठकराल लड़खड़ाते हुए घुटने के बल गिरा और वो तलवार जो अभय के सीने के पार जाने ही वाली थी, वो उसके हाथ से छूटकर गिर गई। ठकराल तलवार वापस उठने वाला था, लेकिन उससे पहले ही अभय ने उसकी तलवार उठा ली और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत नाच लिया ठकराल, अब ऊपर जाकर डांस दिखाना। ठकराल अभय की स्पीड से शॉक्ड था। अभय के हाथ में तलवार ऐसे लहरा रही थी जैसे उसकी मौत तांडव कर रही हो। अभय ने तलवार को घुमाकर ऐसे वार किया कि धूप में तलवार की रोशनी बिजली की तरह चमकी और ठकराल का शरीर 2 टुकड़े में बट गया। तलवार में लगा ठकराल का खून देखकर अभय मन ही मन बोला, आज उन लोगों की आत्मा को शांति मिली होगी जिन मासूमों को ठकराल ने बड़ी बेरहमी से मारा था। अशनीर, जो बड़ी मुश्किल से दीवार के टुकड़े को हटाकर उठा ही था, ठकराल का ये हाल देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी दुनिया में गिनती के 20 सुपर लेवल फाइटर्स होंगे और अभय ने इतनी कम उम्र में 3 सुपर लेवल फाइटर्स को मार डाला था। 5 साल पहले वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का डॉन महेश, फिर मुकुंद आहूजा और अब ठकराल। अब तक हर्मट और बघेरा भी बिल्डिंग में वापस आ गए थे। अशनीर ने चौंक कर बड़बड़ाते हुए बोला, ये नंबर 12 नाइट फाइटर का बेस्ट स्निपर ही होगा। फिर उसने पास ही गिरी हुई एक तलवार उठाई। इधर हर्षित और जोरा भी फाइट कर रहे थे और हर्षित जोरा पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ठकराल की मौत देखी, वो हड़बड़ा गया और इसी मौके का फायदा उठाकर जोरा ने उसे खींचकर जमीन पर पटक दिया। अभय ने अब हर्मट की तरफ तलवार से पॉइंट किया। तलवार से अभी भी खून टपक रहा था। हर्मट नाइट फाइटर एजेंसी के धोखेबाज, जब खोटा सिक्का कीचड़ में गिरता है ना, तो उसे धोकर रख लेते हैं, लेकिन तू एजेंसी का वो खोटा सिक्का है जो मित्तल के हाथों अपनी आत्मा तक बेच चुका है। हर्मट हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तूने ठकराल को मार गिराया तो खुद को शहंशाह समझ रहा है, और ये क्या धोखेबाज का ड्रामा लगा रखा है? हाँ, तुझे खुद तेरी प्यारी एजेंसी ने धोखा दे दिया। ये सुनकर अभय की भौहें तन गई। तब उसके एक्सप्रेशन देखकर हर्मट हंसकर मॉक करते हुए बोला, अरे रे, दुखती रग पर हाथ रख दिया। अभय बोला, बहुत गलत जगह हाथ रख दिया हर्मट। उबलते हुए लोहे में हाथ डालोगे तो हाथ तो क्या, हड्डियां भी नहीं बचेंगी। तभी अशनीर हर्मट से बोला, ये तुम्हें भड़का रहा है ताकि तुम गुस्से में अपने होश गंवा दो। अभय मॉक करते हुए बोला,
तुम उसे क्या समझा रहे हो? उससे बड़े धोखेबाज तो तुम हो। 3 साल पहले तुमने एजेंसी को धोखे में रखकर इन दुश्मनों का साथ दिया। तुम्हारी वजह से वरुण मारा गया। मैं अपनी याददाश्त खो बैठा और जोरा बुरी तरह घायल हो गई। आज हर उस जख्म का बदला लिया जाएगा। तभी अशनीर हर्मिट और बघईरा से बोला, घेर लो इसे, हम तीनों मिलकर वार करेंगे। आज यही बिल्डिंग इसकी कब्र बनेगी। ये कहकर वो तेजी से अभय की तरफ बढ़ा। उसके साथ साथ हर्मिट और बघईरा भी अभय पर हमला करने आगे बढ़े और बूम! तभी एक दूसरी गोली तेजी से आई और इस बार टारगेट बघईरा था। उसने तुरंत अपना चाकू उठाकर गोली का शॉट रोका, लेकिन वो अंदर से घबरा गया था क्योंकि वो गोली सीधे उसके सर के बीच में लग सकती थी। तभी एक गोली उसके पैर पर आकर लगी। आह, मर गया रे, कहकर दर्द से कराहते हुए वो लड़खड़ा कर नीचे बैठ गया। इधर अशनीर जैसे ही अभय के करीब आया, अभय ने तलवार जोर से घुमाई और उसकी तलवार अशनीर की तलवार से टकराई। दोनों की फाइट देखकर हर्मिट ने मन ही मन कहा, इसका गेम तो मैं क्लोज करता हूँ। वो अभय को पीछे से मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अभय ने बिना पलटे ही उसके हाथ पर लात से मारा, जिससे उसका चाकू दूर छिटक कर गिरा। हर्मिट हैरानी से मन ही मन बोला, इसकी स्पीड तो सुपर फास्ट ट्रेन से भी तेज है। इधर अशनीर ने एक बार फिर तलवार से अभय के पैरों पर वार करना चाहा, लेकिन अभय तलवार के ऊपर से उछल पड़ा और अशनीर के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। आह! अशनीर का जबड़ा हिल गया था और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तब अभय ने पलटकर हर्मिट को देखकर गुस्से में कहा, काय पीठ पीछे वार करता है। तभी पीछे से अचानक अशनीर ने अभय की पीठ पर वार किया, लेकिन अभय पहले ही उसका इरादा भांप गया। उसने पीछे तलवार घुमाई और अशनीर का वार रोक दिया और दांत पीसते हुए बोला, तुम लोगों में सामने से लड़ने का दम नहीं है? उसकी काली गहरी आंखें नफरत से हर्मिट को घूर रही थी। हर्मिट हैरान था कि बिना देखे अभय ने अशनीर का ताकतवर वार रोक दिया था। अभय ने हर्मिट की छाती पर लात मारकर उसे दूर धकेला, फिर पलटकर तलवार घुमाते हुए अशनीर की तलवार नीचे की और अपनी तलवार से अशनीर का एक के बाद एक हाथ काट दिए। अशनीर दर्द से तड़प उठा। फिर अभय नफरत भरी आवाज से जोर से चिल्लाया, अशनीर! ये कहते हुए उसने अपनी तलवार से अशनीर का गला उसके धड़ से अलग कर दिया। अशनीर का कटा हुआ सर बघईरा के पैर के पास गिरा, जो ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया था। अभय ने अशनीर की डेड बॉडी देखकर सुकून की सांस ली और मन ही मन बोला, नाइट फाइटर्स के नाम का एक कलंक आज इसके खून से धुल गया। उस वक्त जिस बिल्डिंग में खड़ी रुबीना ने कहा, बख्तावर, देखा तुमने, अभय ने 2 सुपर लेवल फाइटर्स को मार डाला। तुम अपनी जान का सोचो, क्योंकि वो जल्द ही यहाँ से बाहर जाने के लिए तुमसे लड़ेगा। बख्तावर भान चढ़ाते हुए बोला, तुमने सच में यहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया है? रुबीना मुस्कुराते हुए बोली, और नहीं तो क्या। वैसे सच बताओ, अगर तुम अभय की जगह होते तो क्या तुम 4 सुपर लेवल फाइटर्स से लड़ पाते? अचानक ही मोहित दत्ता भी वहां पहुंच गया। उसे देखकर रुबीना और बख्तावर एकदम चुप हो गए और माधवन बोला, तुम लेट हो, आधी फाइट तो खत्म हो गई। मोहित दत्ता ने उन्हें एक नज़र देखा और जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि किनारे आकर अभय की फाइट देखने लगा। तब माधवन उसके बगल में आया और सीरियस होकर बोला, मोहित, अभय जल्द ही सिन सिटी से बाहर निकलेगा और मुझे भी कहीं सीक्रेट मिशन के लिए जाना है। इसलिए आज से मेरी सारी अथॉरिटीज तुम्हारे पास है। मैं शायद कुछ वक्त तक कनेक्टेड ना रह पाऊं। अब नाइट फाइटर में मेरी सारी जिम्मेदारी तुम निभाओगे। मोहित दत्ता ने हैरानी से माधवन की तरफ देखा और बोला, लेकिन? माधवन सीरियस होकर बोला, लेकिन कुछ नहीं, मैंने सुधीर मलिक से भी बात कर ली है। नीचे माको की गैंग और बघईरा के आदमियों के बीच ब्लडी फाइट जारी थी। माको, अंकित और विराट लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। खासकर विराट और अंकित के कपड़े तो खून से लाल रंग चुके थे। दोनों माको को बड़े फाइटर्स से प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। माको इधर उधर लाशें देखकर बोला, मुझे तो अभय की फिक्र हो रही है। अंकित हाँ में सर हिलाकर बोला, पता नहीं वहां क्या सिचुएशन है।
तभी अंकित के फोन की घंटी बजी। अंकित ने देखा कि मिहिका का कॉल है, तो तुरंत कॉल रिसीव करके बोला, डॉक्टर मिहिका बॉस के साइड क्या हाल है? जोरा और अभय मिलकर लड़ रहे हैं आई थिंक सब। मिहिका का इतना कहना था कि अंकित को फोन के दूसरी तरफ से धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। डॉक्टर, डॉक्टर मिहिका, क्या हुआ? आप लोग ठीक तो हो? अंकित धमाके की आवाज सुनकर घबराते हुए बोला, लेकिन तब तक अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। इधर अभय ने हर्मिट और बघईरा की तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है। बघईरा तो अब अभय से डरने लगा था। अभय ने उसकी आंखों के सामने 2 सुपर लेवल फाइटर्स को मार डाला था। उसने घबराते हुए हर्मिट की तरफ देखा, लेकिन हर्मिट की आंखें अभय पर टिकी थी। वो अभय को ऐसे देख रहा था जैसे उसका कोई फेवरेट खिलौना हो, लेकिन अभय की आंखें गुस्से से लाल थी। हर नाइट फाइटर 0 का पहला मिशन तुझे मारने का है, और आज तक मैं किसी मिशन में फेल नहीं हुआ। भले मैं नाइट फाइटर नहीं रहा, लेकिन तुझे मारने का मिशन मैं आज जरूर पूरा करूंगा, अभय कॉन्फिडेंस से बोला। हर्मिट हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते अभय। अभय जवाब में हंसने लगा और अचानक ही अपनी तलवार घुमाई और हर्मिट पर वार किया, लेकिन हर्मिट ने अपने बड़े से चाकू से उसका वार रोक लिया। अभय धीरे से बोला, चूहे के बिल में छुपते फिर रहे थे ना, तो जिंदगी भर छुपे रहना था। तुमने मेरे सामने आकर अपनी मौत को दावत दे दी है। तब हर्मिट ने अभय की तलवार को झटक दिया और घूमकर अभय के सीने पर वार किया, लेकिन अभय ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोक लिया। हर्मिट आज अभय की बराबरी नहीं कर पा रहा था। अभय पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। हर्मिट दांत पीसते हुए बोला, सुधीर मलिक नहीं चाहते कि तुम मुझे जान से मार दो। अभय ईवल स्माइल करते हुए बोला, लेकिन अब मैं सुधीर मलिक के साथ काम नहीं करता। ये सुनते ही अभय ने अपनी तलवार उठाई। हर्मिट को लगा कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। वो बहुत घमंड में था, ये सोचकर कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसे लगता था कि वो और अभय एक जैसे हैं, लेकिन नहीं, अभय उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अभय की तलवार हर्मिट की गर्दन पर लगने को ही थी कि तभी जोर की आवाज सुनाई पड़ी, रुक जाओ। अभय ने नजर उठाकर ऊपर देखा तो बख्तावर सामने रूफटॉप पर खड़ा था। अभय ने गुस्से में पूछा, तुम इनका साथ दे रहे हो? नहीं, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, लेकिन आज 2 सुपर फाइटर्स मारे जा चुके हैं, अब किसी और को मरने की जरूरत नहीं है, बख्तावर बोला। ये सुनकर हर्षित लाला को लगा जैसे कोई देव उसे बचाने आ गए। वो चिल्लाकर बोला, मुझे बचा लो बख्तावर। लेकिन जोरा जो उसे पैर और हाथ मोड़कर बैठी थी, उसने और ताकत लगाना शुरू कर दिया और हर्षित लाला दर्द से चीख पड़ा। तब जोरा बोली, वरुण को बेरहमी से मारा था ना तुम लोगों ने, अब तू भी वही दर्द 100 गुना ज्यादा झेल। लेकिन अभय ने उसके सामने तलवार से पॉइंट करते हुए कहा, आज कोई नहीं बचेगा, ना तुम, ना बघईरा और न ही हर्मिट। उसने फिर बख्तावर से कहा, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो आओ, आकर मुझसे लड़ो, मुझे हराओ, तभी मैं रुकूंगा। बख्तावर तो लड़ने के लिए तैयार होने ही वाला था कि तभी मोहित दत्ता और माधवन भी वहां पहुंच गए। माधवन ने अभय को समझाते हुए कहा, अभय, हर्मिट को मेरे हवाले कर दो। अब तुम्हें नाइट फाइटर का मिशन पूरा करने की जरूरत नहीं है, और इसे सुधीर ने पाल पोस कर बड़ा किया है, इसे सजा देने का हक भी उसका है। ये सुनकर अभय की भौहें तन गई, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो बघईरा और हर्षित की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, और इन दोनों का क्या? ये सुनकर हर्षित तुरंत डेस्परेशन के साथ चिल्लाया, बख्तावर मुझे बचा लो, मैं तुम्हें 15 पावर स्टोन्स दूंगा, बस मुझे इससे बचा लो। हर्षित की बात सुनते ही बख्तावर की आंखों में चमक आ गई। तभी अभय ने अचानक ही हर्मिट की गर्दन पर हाथ से वार किया और हर्मिट तुरंत चौंकते हुए बेहोश हो गया। अभय ने हर्मिट की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे उठाया और माधवन की तरफ फेंकते हुए बोला, सुधीर मलिक से कहना, इसे जिंदा छोड़कर मैंने उनका एहसान चुका दिया है। अभय ने फिर बघईरा की तरफ देखा। अभय को अपनी तरफ देखते हुए पाकर बघईरा कांप उठा। अभय की आंखें किसी शेर की आंखों की तरह थी, जैसे भूखा शेर शिकार पर निकला हो।
बघेरा बख्तावर को देखकर चिल्लाया, बख्तावर, हर्षित और मैं मिलकर तुम्हें बहुत से पावर स्टोन्स देंगे, प्लीज हमें बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। बख्तावर जवाब में कुछ कहता, इससे पहले ही अभय बख्तावर की तरफ देखकर गंभीरता से बोला, तुमने अगर इसे बचाने की कोशिश की तो मैं पहले तुम्हें जान से मारूंगा और फिर तुम्हारे बाद इसे। बख्तावर ने माधवन और मोहित दत्ता की तरफ देखा जो बिल्कुल शांत खड़े थे। बख्तवार ने गहरी सांस ली और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। ये देखकर बघेरा का दिल बैठ गया। अचानक ही अभय उसके सामने किसी तूफान की तरह आया और इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन देता, अभय की तलवार उसकी छाती के आर पार थी। बघेरा की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने उसी वक्त अपनी आखिरी सांस ली। आज 3 सुपर लेवल फाइटर्स अभय के हाथों मारे जा चुके थे। उसी वक्त हर्षित लाला जो अभी तक जोरा का मुकाबला कर रहा था, उसके आधे घंटे की पावर खत्म हो चुकी थी। जोरा ने उसके मुंह पर लात मारी और हर्षित लाला खून की उल्टी करने लगा। वो तुरंत लड़खड़ाते हुए अभय के सामने आया और घुटने के बल बैठ गया। उसे अपनी जान बचानी थी, चाहे उसके लिए जान की भीख ही क्यों न मांगना पड़े। अभय, मुझे जान से मत मारो, मेरे पास बहुत से पावर स्टोन्स है। हर्षित ने देखा कि पावर स्टोन का लालच देने के बावजूद अभय की आंखों में उसके लिए नफरत जरा भी कम नहीं हुई। हर्षित ने आगे कहा, 3 साल पहले का बैटल मित्तल फैमिली की वजह से हुआ था। वो इतना ताकतवर है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। उन लोगों ने अपनी ताकत बढ़ाने और जवानी बरकरार रखने का रास्ता ढूंढ लिया था। ये सुनकर अभय की भौहें तन गई। अपनी जान बचाने के लिए हर्षित ने सच बोलना ही उचित समझा। वो तुरंत आगे बोला, हमारे वेनम के पास वो तरीका था, लेकिन हम रियली ही वो मेथड यूज करते थे क्योंकि उसमें मार्शल आर्ट्स जीनियसेस का खून निकालना पड़ता था। ये सुनते ही अभय और वहां मौजूद हर शख्स का खून खौल उठा। हर्षित घबराते हुए आगे बोला, मित्तल हमसे काफी सालों से कांटेक्ट में है। उस टाइम पूरी नाइट फाइटर एजेंसी में तुम सबसे टैलेंटेड थे। मित्तल तुम्हारे ब्लड के जरिए अपना टैलेंट बढ़ाना चाहता था, इसलिए हमने कलिंगा के साथ मिलकर एक चाल चली। अभय को अब सब समझ आ गया था कि क्यों इतने सालों में वेनम के खिलाफ एजेंसी को सबूत नहीं मिले, क्योंकि मित्तल उसका साथ दे रहा था। 3 साल पहले वाला मिशन अभय को पकड़ने के लिए एक साजिश थी, लेकिन अफसोस उसमें वरुण मारा गया। वो मिशन एक बॉक्स के लिए था जो बाद में उसे पलक के डैड ने दिया था। अभय ने पूछा, वो आयरन बॉक्स उसका क्या राज है? वो एक सिग्नल बॉक्स है जिसमें किंग के भेजे गए सिग्नल्स रिसीव होते हैं। ऐसे कुछ ही बॉक्सेस है। हर्षित लाला तुंद बोला। किंग? और कैसे सिग्नल्स? क्या तुम वो सिग्नल डिकोड कर सकते हो? अभय ने सख्ती से पूछा। हर्षित लाला गिड़गिड़ाते हुए बोला, हाँ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैं सिग्नल भी डिकोड कर सकता हूँ अगर तुम मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। मैं मित्तल के खिलाफ बयान भी देने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें सारा सच भी बता दूंगा। प्लीज मुझे मत मारो। हर्षित ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए।